स्वागत है सभी का। और फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। और ये जो हमारे प्रश्नोत्तर हैं वो थोड़े से बड़े बड़े प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं। जैसा आप सभी लोग कह भी रहे थे बार बार कि सर कुछ जो बड़ी टाइप के प्रश्न है वो प्रश्न कराओ, तो आज इस वीडियो में हम जो बड़े प्रकार के हमारे प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा क्या है, मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं? मृदा में पाए जाने वाले संस्तरों को समझाइए। अब इस प्रश्न में हमें दो चीजें पूछी गई हैं, यही हमें समझना है कि प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है। जैसे अगर मैं दोनों चीजों की बात करूं तो एक तो क्या है, मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं। पहले तो हमें मृदा परिच्छेद का की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद मृदा में पाए जाने वाले संस्तरों के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर अगर मैं चर्चा करूं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मृदा परिच्छेद का। अब मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है, जब हम मृदा की क्या करते हैं, जब कभी भी हम मृदा की खड़ी कटान करते हैं, क्या करते हैं, खड़ी कटान, तो खड़ी कटान करने पर हमें क्या दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्तर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, संस्तर दिखाई देते हैं। इन संस्तरों का योग ही क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेद का कहलाती है। तो मृदा परिच्छेद का की परिभाषा कैसे लिखेंगे, मृदा की खड़ी कटान करने पर दिखाई देने वाले संस्तरों का योग मृदा परिच्छेद का कहलाती है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी अगर हम बात करें मृदा में पाए जाने वाले संस्तर, अब संस्तरों के बारे में हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एक लाइन कि मृदा में 4 प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं। हम क्या लिखेंगे, मृदा में 4 प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के संस्तर कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला संस्तर कौन सा है हमारा, सबसे पहला संस्तर है हमारा ओ संस्तर। एक तो ओ संस्तर हो गया। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, ए संस्तर, ए संस्तर। उसके बाद तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है अपना बी संस्तर, बी संस्तर। चौथी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो चौथा कौन सा है, चौथा है सी संस्तर, या हम इसको कह देते हैं आर संस्तर। आपकी किताब में इसको आर संस्तर दे रखा है। एक तो हमने ये लिख दिया कि मृदा में 4 प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं, ओ, ए, बी और सी। लेकिन इसके बारे में भी आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, समझाइए। समझाइए का मतलब होता है बड़ा प्रश्न है, आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा भी लिखना है। अब आप क्या लिखोगे, जैसा मैंने बताया आपको पढ़ाया था कि ओ संस्तर क्या है, ओ संस्तर सबसे ऊपरी संस्तर है। क्या है ये, सबसे ऊपरी संस्तर। एक तो एक ऐसा संस्तर है सबसे ऊपरी संस्तर है। दूसरा ये संस्तर कैसा है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। और अति सूक्ष्म होने के कारण ये क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। अति सूक्ष्म होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। 3 लाइन हमने इसमें लिख दी। ए संस्तर में क्या लिखेंगे, ये उपजाऊ मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है। अगर हम उपजाऊ मृदा की बात करें तो उपजाऊ मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है, उपजाऊ मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है हमारा ए संस्तर। इस संस्तर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। सर्वाधिक क्या होते हैं इसमें, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सबसे ज्यादा इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ को हम कह सकते हैं जैविक पदार्थ। एक और चीज हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। गतिशील का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर इसमें जाते रहते हैं। फिर हमारा बी संस्तर आ गया। बी संस्तर में हम क्या लिखेंगे, ये संस्तर कहाँ पाया जाता है, ए संस्तर के नीचे, और इसको हम कहते हैं लवण संस्तर। एक तो इसमें लिख दो, इसे लवण संस्तर कहते हैं, लवण संस्तर कहा जाता है। इस संस्तर में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। इसमें पोषक तत्व गतिहीन अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, गतिहीन, यानी गति नहीं करते हैं। उसके बाद हो गया हमारा सी संस्तर। इसमें हम लिख देंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपूर्ण संस्तर, अपूर्ण संस्तर। और इसमें क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स। क्या पाया जाता है, कार्बोनेट्स व सिलिकेट्स, व सिलिकेट्स इसमें पाए जाते हैं। ये हो गया आपका पूरा प्रश्न। प्रश्न में क्या पूछा गया था, मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं, तो हमने परिभाषा लिख दी। संस्तर को समझाइए, तो संस्तर 4 होते हैं, ओ, ए, बी और सी, और चारों को हमने
बता दिया, ज्यादा विस्तार से नहीं समझाना आपको, केवल इतने से आपको काम चल जाएगा। उसके बाद एक चित्र आपको 100% बनाना है। चित्र कैसे बनाना है मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना चित्र बनाने में, केवल 2 लाइन ऐसे खींचनी, एक ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो इसके बराबर में, फिर एक सबसे ऊपर वैसी ही परत बना दो थोड़ी थोड़ी सी। तो सबसे ऊपरी संस्तर को क्या नाम दे दो, ओ संस्तर, ये तो हो गया हमारा ओ संस्तर। इसके बाद एक ऐसी परत बनाओ जिसमें इस तरीके के निशान दो, इस तरीके का हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पोषक तत्व ऊपर से कहां जाते हैं, नीचे जाते हैं, इसमें गतिशील अवस्था में होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ए संस्तर, ए संस्तर। फिर इसके नीचे एक डिब्बा हमें और बनाना है, वहां हमें पोषक तत्व जमा करने, क्योंकि यहाँ गतिहीन है, यहाँ पोषक तत्व जाकर के लवण के रूप में जमा हो जाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डी संस्तर, बी संस्तर। और लास्ट में जो हमारा संस्तर बचा उसको हम क्या कहते हैं, सी या आर संस्तर। तो ये चित्र आपको जरूर इसके साथ में बनाना है। ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, जहां हमने क्या जाना, मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं और इसके संस्तर कौन कौन से होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे दूसरे प्रश्न पर। मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मृदा जीवाणुओं के कार्य लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। एक तो क्या होता है, मृदा में जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं मृदा में, जीवाणु। दूसरी अगर मैं बात करूं मृदा में क्या होते हैं, कवक होते हैं, कवक। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मृदा में क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। चौथी अगर मैं बात करूं मृदा में क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, नीलहर शैवाल जिनको हम बोलते हैं, शैवाल। पांचवी में अगर बात करूं तो मृदा में क्या पाया जाता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये क्या पाए जाते हैं, मृदा में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। प्रश्न क्या है, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो यहां तक का जो हमारा प्रश्न है वो हो गया सोल्व। आप लिखोगे मृदा में 5 प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, कौन कौन से, जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसिटीज, शैवाल और प्रोटोजोआ। उसके बाद क्या है, मृदा जीवाणुओं के कार्य लिखिए। फिर आपको क्या बताना है, जीवाणुओं के कार्य बताने हैं। दूसरा पार्ट आपका ये हो गया प्रश्न का। अब जीवाणुओं के क्या क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीवाणु के कार्य क्या होंगे। सबसे पहला कार्य होगा, जीवाणु मृदा में क्या करते हैं, वायु, मृदा में एक तो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं जीवाणु मृदा में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। सबसे मोस्ट तो क्या हुआ, जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, जब मृदा में जीवाणु होंगे तो मृदा को ये क्या बनाएंगे, सीधे सीधे उपजाऊ बनाएंगे। मृदा को क्या बनाते हैं, ये उपजाऊ बनाते हैं। जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे तो नाइट्रोजन प्रदान करेंगे, नाइट्रोजन प्रदान करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि मृदा कैसे बनेगी, उपजाऊ बनेगी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो जीवाणु है, आपने सुना होगा कई सारे जीवाणु जैसे मृदा में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अपघटन भी करते हैं। जैसे आपने बैसिलस सुना होगा, बैसिलस क्या करता है, पीएचडी की तरह कार्य करता है, फास्फोरस घोलक जीवाणु की तरह कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका कार्य करते हैं, फास्फोरस विलेयक का कार्य भी करते हैं। फास्फोरस विलेयक यानी फास्फोरस को घोलने का कार्य करते हैं जीवाणु। तीसरी चौथी अगर मैं बात करूं तो जीवाणु मृदा में क्या कार्य करते हैं, मृदा की संरचना में भी सुधार करते हैं। मृदा संरचना में सुधार करते हैं, जहां जहां जीवाणु पाए जाएंगे वहां मृदा संरचना में क्या होगा, सुधार होगा। आगे अगर मैं कह सकता हूं, अगर आपकी मृदा में जीवाणु है तो जीवाणु अगर मृदा में है तो ये क्या करते हैं, पीएच को भी नियंत्रित करते हैं, पीएच नियंत्रित करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी मृदा में जीवाणुओं की कमी है तो उस मृदा का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस मृदा में जीवाणु कम होते हैं उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये मृदा जीवाणुओं के कार्य हो गए। आगे हम और भी कर सकते हैं, अगर और भी करना चाहते हैं, मृदा में क्या करते हैं, विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण का कार्य करते हैं। विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो करते ही हैं, उसके अलावा विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण का कार्य भी करते हैं। विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण का कार्य भी ये करते हैं। ये हमारा प्रश्न सॉल्व किया। 2 पार्ट है इसमें भी। पहला पार्ट कौन कौन से सूक्ष्म जीव, ये हो गए। जीवाणुओं के कार्य क्या क्या होते हैं, तो हमारे ये हो गए। और ये प्रश्न पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं। मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, मृदा कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, मृदा कोलाइड किसे कहते हैं,
मृदा कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। अब आपको क्या बताना है, मृदा कोलाइड बताना है। मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मृदा कोलाइड क्या है, वे मृदा कण, मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, वे मृदा कण जिनका आकार 100 माइक्रोन से कम होता है, 100 माइक्रोन से कम होता है। वे मृदा कण जिनका आकार 100 माइक्रोन से कम होता है तथा कोलाइडी गुण प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी गुण दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं, मृदा कोलाइड कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, ऐसे मृदा कण जिनका आकार कितना हो, 100 माइक्रोन से कम हो तथा कोलाइडी गुण प्रदर्शित करें, उनको हम क्या कहेंगे, मृदा कोलाइड कहेंगे। परिभाषा क्या पूछी गई है, मृदा कोलाइड से क्या तात्पर्य है, मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, तो वे मृदा कण जिनका आकार 100 माइक्रोन से कम होता है तथा कोलाइडी गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृदा कोलाइड कहलाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मृदा कोलाइड के गुणधर्म लिखिए, यानी मृदा कोलाइड की आपको क्या लिखनी है, विशेषता लिखनी है। अब मृदा कोलाइड कौन कौन सी विशेषता दर्शाता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता तो हम यहाँ देख लेते हैं। आप लोग लिखोगे कि मृदा कोलाइड निम्न गुण प्रदर्शित करता है। अब निम्न गुण में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहली अगर मैं बात करूं विषमांगता, क्या आता है, विषमांगता। विषमांगता का मतलब है कि मृदा कोलाइड विषमांगी मिश्रण बनाता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं मिट्टी और जल का मिश्रण, उसमें मिट्टी पूरी तरह से घुलती नहीं है, नीचे जाके जमा हो जाती है, तो क्या हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूं जो मृदा कोलाइड है वो क्या दर्शाता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल प्रभाव का मतलब है, जैसे मान लो आपने मिट्टी और पानी में घोल करके, मिट्टी को पानी में घोल करके कांच के गिलास में उसमें प्रकाश डाला, तो आपको दिखेगा कि जो मिट्टी के कण है उसमें आपको गतिमान दिखाई देंगे, गति करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज क्या है, टिंडल प्रभाव है। एक और अगर मैं बात करूं, मृदा कोलाइड क्या करते हैं, ब्राउनी गति का मतलब क्या है, जब भी आप मिट्टी को पानी में घोलोगे तो उसके कण इधर उधर आपको घूमते हुए दिखाई देंगे गिलास में, तो वो क्या है, वो ब्राउनी गति है। एक और अगर मैं बात करूं, यहाँ क्या होता है, अधिशोषण। मृदा कोलाइडों पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश पाए जाने के कारण ये धनायनों को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, और अपनी सतह पर धनायनों को अधिशोषित करने की क्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। उसके अलावा ये कुछ गुण और प्रदर्शित करते हैं, जैसे 5वें पॉइंट पर मैं बात करूं, एक तो क्या करते हैं, ससंजन और आसंजन। ससंजन व आसंजन। एक क्या करते हैं, ये सुघट्यता दर्शाते हैं, सुघट्यता, या इसको हम कहते हैं प्लास्टिटी, सुघट्यता दर्शाते हैं ये। और ये क्या दर्शाते हैं, उर्णी पिंडन दर्शाते हैं, उर्णी पिंडन। यानी ये सारे गुण कौन प्रदर्शित करता है, मृदा कोलाइड प्रदर्शित करता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, मृदा कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। मृदा कोलाइड के गुणधर्म, मृदा कोलाइड कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, मृदा कोलाइड टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, मृदा कोलाइड ब्राउनी गति दर्शाते हैं, मृदा कोलाइड अधिशोषण दर्शाते हैं, मृदा कोलाइड ससंजन व आसंजन का गुण प्रदर्शित करते हैं, मृदा कोलाइड सुघट्यता दर्शाते हैं, मृदा कोलाइड ऊर्णी पिंडन व वियोनी पिंडन दोनों ही गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपका इसका सवाल का क्या हो गया, पूरा आंसर हो गया। 2 पॉइंट इसमें, मृदा कोलाइड किसे कहते हैं और मृदा कोलाइड के गुण, हमने दोनों ही पॉइंट क्लियर कर लिए। अब हम थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं। आयन विनिमय क्या है, धनायन विनिमय की क्रियाविधि लिखिए। आयन विनिमय क्या है, धनायन विनिमय की क्रियाविधि लिखिए। अब सबसे पहले आपको क्या बताना है, आयन विनिमय की परिभाषा बतानी है कि आयन विनिमय किसे कहते हैं। अगर मैं आयन विनिमय की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूं एक चीज। जैसे मान लो कोई आयन है, आयन वो किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। पहले तो मैं कह सकता हूं गतिशील या ठोस प्रावस्था, ठोस, या मैं कह सकता हूं विलयन। गतिशील, ठोस या विलयन प्रावस्था में,
प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण, क्या, आयनों का स्थानांतरण, आयनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई सोडियम आयन है, सोडियम आयन, और यहाँ क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन। जब ये सोडियम आयन क्लोरीन से जाकर के चिपक जाएगा, सोडियम आयन क्लोरीन से जाकर के चिपक जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, और यही क्रिया क्या कहलाई, आयन विनिमय कहलाई। तो हम कह सकते हैं गतिशील या ठोस या विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। गतिशील या ठोस प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण आयन विनिमय कहलाता है। और आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, धनायन विनिमय की क्रियाविधि लिखिए। अब आप क्या हेडिंग डालोगे, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो धनायन विनिमय है वो विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि धनायन विनिमय विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी विलयन को हम देखते हैं तो उसमें जो धनायन है, किसी भी विलयन में धनायन हमेशा क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में चक्रण करते हुए नजर आते हैं। गतिशील अवस्था में क्या करते हुए नजर आते हैं, चक्रण करते हुए नजर आते हैं। किसी भी विलयन में धनायन गतिशील अवस्था में चक्रण करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, हम क्या मिला रहे हैं इसमें, कोई भी विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। हमारा कोई भी आयन है, धनायन मान लो, और उस धनायन क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में चक्रण कर रहा है, लेकिन फिर हमने उसमें क्या मिला दिया, विद्युत अपघट्य मिला दिया। तो विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद जो पूर्व धनायन है, पूर्व धनायन वो क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और पूर्व धनायन जब प्रतिस्थापित होंगे तो क्लियर सी बात हो गई, ये क्रिया क्या घटित हो गई, धनायन विनिमय की क्रिया घटित हो गई। ये आपको लिखना है केवल 4 पॉइंट। प्रश्न क्या है, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होगी, सबसे पहले ये किस पर निर्भर है, विद्युत गतिकी सिद्धांत पर निर्भर है। उसके बाद धनायन हमेशा विलयन में कैसे होते हैं, गतिशील या चक्रण करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो कोई भी विद्युत अपघट्य मिलाने के पश्चात पूर्व धनायन क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं और धनायन विनिमय की क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। इसके अलावा फिर आपको एक डायग्राम और बनाना होता है। इसमें जब भी आपसे धनायन विनिमय पूछा जाएगा आपको एक डायग्राम और क्रिएट करना है। अब वो डायग्राम कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने नहीं है। एक ऐसे डिब्बा बनाना है इस तरीके का, लंबा ज्यादा होगा चौड़ा कम होगा। इस तरीके का मान लो मैंने कोई डिब्बा बनाया, इस डिब्बे में शुरुआत में आपको कोई अर्धवृत्त बनाना है, इस तरीके का अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त पे आपको नाम लिखना है मृत्तिका। यहाँ क्या हो गया, ये मृत्तिका हो गया। फिर आपको 2 तरीके के धनायन बनाने हैं यहाँ। एक तो मैंने प्लस प्लस वाले बना दिए, जैसे प्लस प्लस, चाहे पूरे में पहले प्लस प्लस बना लेना, कितना भी आपका जो एरिया हो उसमें। जैसे मैंने यहाँ इसमें पूरे धनायन क्रिएट कर लिए, क्योंकि धनायन में तो सारे क्या होंगे, धनायन होंगे। लेकिन जो इसके जो दूर कुछ धनायन है, उन दूर वाले धनायनों पर आप क्या कर दो, ऊपर कवर कर दो, गोला कर दिया मैंने दूर वाले धनायनों पर। ऐसे कुछ धनायनों पर ही करना है, ऐसा नहीं कि सारे धनायनों पर आपको गोला करना है, कुछ धनायनों पर आप क्या कर दो, गोला कर दो। बस हो गया आपका चित्र। अब नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे जो गोले वाले धनायन है ये तो क्या है, ये प्रतिस्थापित धनायन है, प्रतिस्थापित, ये तो हो गया आपके प्रतिस्थापित। और जो प्लस केवल प्लस है वो क्या हो गया, मूल धनायन, मूल धनायन। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया धनायन विनिमय की क्रियाविधि। इस तरीके से अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट थे इसमें, पहला पार्ट क्या था, आयन विनिमय की परिभाषा, तो हमने आयन विनिमय की परिभाषा समझ ली। फिर दूसरा पार्ट क्या था, धनायन विनिमय की क्रियाविधि, फिर हमने इस क्रियाविधि को भी समझ लिया। केवल 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके बाद ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना पीएच स्केल क्या है, इसकी विशेषता एवं महत्व लिखिए। अब तक हमने जो 4 क्वेश्चन देखे उनमें केवल 2 पार्ट थे, यानी 2 हम पार्ट देख रहे थे। लेकिन अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें 3 पार्ट बन गया। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो एक तो पार्ट हो गया अपना पीएच स्केल क्या है, दूसरा जो पार्ट बना अपना वो बना विशेषता, पीएच स्केल की विशेषता, और तीसरा जो अपना पार्ट बना
वो बना पीएच स्केल का महत्व। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो हमें 3 पार्टों में देना है। अब सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें कि पीएच स्केल क्या है, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल वह उपकरण है, क्या है? वह उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? पीएच ज्ञात करते हैं, पीएच ज्ञात करते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। पीएच स्केल क्या है? वह उपकरण जिसके द्वारा पीएच ज्ञात किया जाता है, क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। इसके बारे में 2-4 विशेषता आप और लिख सकते हो। जैसे इसके अगर हम आविष्कार की बात करें तो आविष्कार किसने किया? एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये पॉइंट आप और इसके साथ में ऐड कर सकते हो। पीएच स्केल का आविष्कार एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और एसपीएल सोरेनसन कहां का था? अमेरिका का। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करें कि पीएच स्केल की विशेषता है। अब ये आपने किताब में कहीं भी पढ़ी नहीं होगी, केवल पीएच स्केल पढ़ा होगा, विशेषता नहीं पढ़ी होगी। लेकिन हमने पीएच स्केल का डायग्राम बना करके देखा था जब हमने पीएच स्केल को जाना था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? ये क्या होती है? एक पत्तीनुमा संरचना होती है। पीएच स्केल क्या है? पत्तीनुमा संरचना, हम कह सकते हैं पत्तीनुमा उपकरण होता है। और इस पत्तीनुमा उपकरण पर कितने निशान होते हैं? 0 से लेकर के 14 तक। निशान कितने होते हैं? इस पर 0 से लेकर 14 तक निशान होते हैं। तीसरी विशेषता क्या होगी कि इसमें जो 0 से लेकर 7 तक पीएच है उस पर क्या होता है? उस पर अम्लीय बिंदु होता है, अम्लीय बिंदु होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 7 से लेकर 14 तक जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? क्षारीय बिंदु होगा। उसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट पर बात करें तो नेक्स्ट जो केवल 7 जो पॉइंट आता है बीच का, उस 7 पर क्या होता है? उदासीन बिंदु होता है, उदासीन बिंदु। ये क्या हो गई? ये आपकी पीएच स्केल की विशेषता हो गई। और भी विशेषता अगर आप लिखना चाहो तो एक विशेषता आप और ऐड कर सकते हो। जब भी हम पीएच स्केल में कहीं आगे जाते हैं, आगे से जैसे बाएं से दाएं जाते हैं या दाएं से बाएं आते हैं, तो हमेशा 10 के अनुपात में क्या होती है? कमियां वृद्धि होती है। धनायनों और OH माइनस आयनों की संख्या में 10 के अनुपात में क्या होगी? कमियां वृद्धि होगी। 2 पॉइंट अपने क्लियर है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट क्या है? महत्व। पीएच स्केल का महत्व क्या है? महत्व यह है कि इससे हम क्या करते हैं? किसी भी विलयन की अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय प्रकृति का पता लगाते हैं। ये इसका महत्व है। महत्व क्या है? पीएच स्केल के द्वारा हम किसी भी विलयन की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति का पता लगाते हैं। प्रश्न अपना क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था? पीएच स्केल क्या है, हमने समझ लिया पीएच स्केल क्या है। दूसरा क्या था? विशेषता है, हमने विशेषता भी जान ली। तीसरा क्या है? महत्व, हमने इस महत्व को भी जान लिया। वह है अम्लीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से हैं, उनके सुधार के उपाय लिखिए। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में भी हमारे कितने पॉइंट बन रहे हैं? 2 पॉइंट बन रहे हैं। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो वो है अम्लीय मृदा बनने के कारण, और दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है सुधार के उपाय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्लीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से और किस तरीके से आपको लिखने हैं। जैसे हम अम्लीय मृदा बनने के कारणों की अगर बात करें तो कौन कौन से कारण होते हैं अम्लीय मृदा बनने के? सबसे पहला कारण क्या होगा? सबसे पहला कारण होगा जलवायु। क्या होता है? जलवायु। और हम बता सकते हैं कि जो अम्लीय मृदा का विकास होता है वो कहाँ होता है? आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। जहां जलवायु कैसे होती है? आर्द्र या नम होती है, उन स्थानों पर अम्लीय मृदा का विकास होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ अतिवर्षा। जहां वर्षा ज्यादा होती है उन स्थानों पर भी अम्लीय मृदा बनती है। तीसरी अगर हम बात करें अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, जैसे मृदा में क्या करते हैं? लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से भी क्या होता है? अम्लीय मृदा का विकास होता है। अब बात आती है अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं अम्लीय उर्वरकों की बात करूं तो यूरिया है, डीएपी है, अमोनियम सल्फेट है, ये कैसे उर्वरक हैं? अम्लीय उर्वरक हैं। इन अम्लीय उर्वरकों का जब हम उपयोग करते हैं तो मृदा कैसे बनेगी? अम्लीय बनेगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं और भी इसके कारण, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ यानी जिन पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है, अगर वो पदार्थ अम्लीय हैं तो उनसे निर्मित मृदा भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं जीवाणुओं की कमी, या हम कह सकते हैं कवकों की अधिकता, कवकों की अधिकता, कवकों की अधिकता, ये सारे जो कारण हैं वो क्या है? अम्लीय मृदा बनने के कारण है। प्रश्न क्या पूछा गया है? अम्लीय मृदा बनने के कारण लिखिए। तो ये क्या हो गए? अम्लीय मृदा बनने के कारण हो गए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? इसके सुधार के उपाय, अम्लीय मृदा के सुधार के उपाय। तो हमने एक ही चीज पढ़ते हैं कि जो अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है
वो किसके द्वारा किया जाता है? चूना युक्त पदार्थों के द्वारा किया जाता है। हम किस ले सकते हैं कि अम्लीय मृदा का सुधार चूना युक्त पदार्थों द्वारा किया जाता है, चूना युक्त पदार्थों द्वारा। लेकिन बात आती है कि चूना युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके भी नाम आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें चूना युक्त पदार्थ, एक तो आता है यहाँ बिना भुजा चूना। कौन सा आता है? बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। दूसरा हमारा आता है यहाँ भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। तीसरा आता है हमारा चूना पत्थर, चूना पत्थर। चौथा आता है हमारा संगमरमर, संगमरमर। पांचवा आता है हमारा मार्ल, मार्ल भी एक पत्थर। ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं अम्लीय मृदा सुधार के उपाय। क्या होगा? चूना युक्त पदार्थों का उपयोग। हम लिख सकते हैं कि अम्लीय मृदा का सुधार चूना युक्त पदार्थों के द्वारा किया जाता है, जैसे बिना भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, चूना पत्थर, संगमरमर और मार्ल। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? अम्लीय मृदा का सुधार करते हैं। इसके अलावा एक आप यहाँ डोलोमाइट और लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो। डोलोमाइट, डोलोमाइट के द्वारा भी क्या होता है? अम्लीय मृदा का सुधार होता है। अब हम थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मृदा में नाइट्रोजन के कार्य एवं अधिकता की हानियां लिखी। इसमें भी हमारे 2 पॉइंट बन रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इसमें 2 पॉइंट है हमारे। 2 पॉइंट कौन कौन से? देखो, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नाइट्रोजन के कार्य, नाइट्रोजन के कार्य। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? वो है अधिकता से हानियां। 2 पॉइंट इसमें बन रहे हैं हमारे। सबसे पहले हमें क्या करना है? नाइट्रोजन के कार्य लिखने हैं कि पादपों में नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम कार्य कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। जैसे अगर मैं कार्य की बात करूं, सबसे पहले पहला कार्य क्या होता है? तो नाइट्रोजन तत्व है वो पादपों में क्या लाता है? हरापन लाता है, पादपों में हरापन। पहला पॉइंट हो गया, नाइट्रोजन पादपों में हरापन लाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, पादपों में क्या लाता है? सरसता, सरसता, या हम कह सकते हैं सरसता को कोमलता। पादपों में हरापन तो लाता है, उसके साथ में ये क्या लाता है? सरसता और कोमलता लाता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन जो तत्व है वो पादपों की वानस्पतिक वृद्धि करता है। क्या करता है? वानस्पतिक वृद्धि। यानी हम कह सकते हैं कि ये तत्व पादपों में वानस्पतिक वृद्धि हेतु क्या है? जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगर मैं एक और बात करूं तो ये क्या करता है? पादपों में ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण, पादपों में ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं ये क्या कर रहा है? वानस्पतिक वृद्धि कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है, क्या होगी? भूसे की मात्रा में वृद्धि। भूसे की मात्रा में क्या करता है? ये वृद्धि, भूसे की मात्रा में वृद्धि। अब ये वानस्पतिक वृद्धि करता है तो ये भी बात क्लियर है कि फसल पकने में क्या करेगा? देरी, फसल पकने में देरी, फसल पकने में देरी। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? जो हुए हमारे नाइट्रोजन के कार्य। कौन कौन से कार्य एक बार दोबारा से सुन लो। पहले ये पादपों में हरापन लाता है, दूसरा पादपों में सरसता या कोमलता लाता है, तीसरा पादपों में क्या करता है? वानस्पतिक वृद्धि करता है, चौथा ये पादपों में ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण हेतु क्या है? आवश्यक है, पांचवा ये भूसे की मात्रा में क्या करता है? वृद्धि करता है, छठवां ये पादपों में फसल के पकने में भी क्या करता है? देरी करता है। जो फसल है हमारी उसके पकने में देरी, क्यों? क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि करता है। जब वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी तो फसल देरी से पकेगी और भूसे की मात्रा क्या प्राप्त होगी? ज्यादा प्राप्त होगी। नेक्स्ट में अगर हम बात करें हानियां, एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया और दूसरा पॉइंट क्या है? हानियां। अगर हम हानियों की बात करें जब इसकी अधिकता ज्यादा होगी तो ध्यान देना, जब वो वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी, फसल की बढ़वार ज्यादा होगी, तो अधिक वृद्धि के कारण फसल क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो पहले हम मान ले सकते हैं कि फसल क्या हो जाती है? गिर जाती है, फसल गिर जाती है। पहली हानि हो गई, फसल गिर जाती है। दूसरी अगर मैं हानि की बात करूं, जब इसकी अधिकता ज्यादा होगी तो पादपों में सरसता या कोमलता क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जब पादप ज्यादा कोमल या ज्यादा सरसता युक्त हो जाएगा तो उसमें रोग कीटों का प्रकोप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम इसमें फसल में रोग व कीटों का प्रकोप होता है, कीटों का प्रकोप अधिक होता है। रोग व कीटों का प्रकोप क्या होगा? अधिक होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला, आलू में क्या होता है? आलू में वानस्पतिक वृद्धि होने के कारण ऊपर का भाग तो वृद्धि कर जाता है,
लेकिन कंद कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है। आलू में कंद छोटा रह जाता है, छोटा रह जाता है। नेक्स्ट में अगर आगे बात करूं गन्ना में जब नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो शर्करा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। शर्करा क्या हो जाती है, कम, या हम कह सकते हैं गन्ने की मिठास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या हुए स्टूडेंट्स, इसकी अधिकता से हानि हुई। सबसे पहले फसल अधिक वांछित वृद्धि के कारण गिर जाती है। दूसरा, रोग व कीटों का प्रकोप अधिक होता है। तीसरा, आलू में कंद छोटा रह जाता है। और चौथा, गन्ना में शर्करा की मात्रा में कमी आ जाती है। ये इसकी अधिकता की हानि होगी। ये प्रश्न भी अपना क्लियर हो गया। 2 पॉइंट थे, कार्य और अधिकता से हानियां, दोनों ही हमने कंप्लीट कर ली। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उर्वरकों के प्रयोग के 3 लाभ व हानियां लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें क्या बताना है, उर्वरकों के प्रयोग के 3 तो लाभ बताने हैं और 3 हानियां बतानी है, यानी 6 पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं। अब उर्वरकों के प्रयोग के 3 लाभ क्या होंगे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लाभ देखेंगे। 3 लाभ इसके क्या है। सबसे पहला लाभ होगा कि उर्वरकों से क्या होता है, त्वरित पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। क्या होता है, त्वरित पोषक तत्व की प्राप्ति, यानी उर्वरकों से तुरंत क्या हो जाते हैं, पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, उर्वरकों में पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इनमें पोषक तत्व क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होती है। पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी अगर हम पॉइंट की बात करें, इनका जो प्रभाव है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रभाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष, यानी जैसे ही उर्वरक दोगे आप, उसका प्रभाव क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर दिखाई देगा। ठीक है, 3 लाभ हो गए। अब हमें क्या लिखेंगे, 3 हानियां कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इनमें क्या पाए जाते हैं, हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। क्या होते हैं इनमें, हानिकारक रसायन होते हैं। उर्वरकों में क्या पाए जाते हैं, हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। दूसरा, उर्वरक क्या होते हैं, महंगे होते हैं। उर्वरकों में हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तीसरा, ये मृदा में क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा को क्या करते हैं, ये प्रदूषित करते हैं। 3 इसकी क्या हो गई, हानियां हो गई। लाभ क्या क्या हुए, ये त्वरित पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इनकी अगर हम बात करें, ये हानिकारक रसायन है। दूसरा, महंगे होते हैं। तीसरा, ये क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। कीटनाशी किसे कहते हैं, इसका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। काफी अच्छा प्रश्न है। पीड़कनाशी किसे कहते हैं, इसका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पीड़कनाशी, और दूसरा पॉइंट उपयोग करते समय सावधानी। अगर मैं बात करूं पीड़कनाशी किसे कहते हैं, पीड़कनाशी, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है पीड़कनाशी के बारे में। पीड़कनाशी पहली बात तो यह क्या होते हैं, रसायन होते हैं। क्या होते हैं, रसायन। तो हम बता सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो फसलों को रोग, कीट व खरपतवारों से बचाते हैं, क्या कहलाते हैं, पीड़कनाशी कहलाते हैं। समझ में आ गया पीड़कनाशी क्या है। पीड़कनाशी वे रासायनिक पदार्थ हैं जो फसलों को रोग, कीट व खरपतवारों से बचाते हैं। यानी अगर हमारी फसल में खरपतवारों का प्रकोप हो गया, रोग का प्रकोप हो गया, कीट का प्रकोप हो गया, तो उसके लिए हम जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करेंगे वो रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा, पीड़कनाशी कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। पीड़कनाशियों का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक तो इनका जो उपयोग है वो उचित मात्रा में करना चाहिए। एक तो क्या करना चाहिए,
उचित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि जरूरत हमें 1 किलोग्राम की है, उपयोग हम कर रहे हैं 2 किलोग्राम। तो पहला, उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दूसरा, इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमारी फसल में आवश्यकता तो नहीं है फिर भी हमने उसमें बथुआ मारने की दवाई दे दी, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। तो उचित मात्रा में, उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूं, जहां से भी हम पीड़कनाशी खरीद रहे हैं, पीड़कनाशी कैसा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पीड़कनाशी कैसा हो, मान्यता प्राप्त हो। कैसा हो, मान्यता प्राप्त। खरीदने से पहले पीड़कनाशी की क्या देखनी चाहिए हमें, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट। खरीदने से पहले हमें क्या देखनी चाहिए, पीड़कनाशी की एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, पीड़कनाशियों का प्रयोग करते समय, जब भी हम क्या कर रहे हैं, पीड़कनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें खुद को क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। खुद को सुरक्षित करना चाहिए। खुद को सुरक्षित करने का मतलब क्या है, हाथों पर ग्लव्स होने चाहिए, मुंह पर मास्क होना चाहिए। जब भी हम पीड़कनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें खुद को क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, पीड़कनाशियों का जो प्रयोग है वो स्प्रेयर के द्वारा किया जाना चाहिए, स्प्रेयर के द्वारा। अब स्प्रेयर के द्वारा क्यों करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पर लोग क्या करते थे, बाल्टी में पीड़कनाशी को घोलते थे और बाल्टी से यूज करते थे। आजकल भी कई लोग यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमें क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, पीड़कनाशियों का प्रयोग करने के लिए हमें स्प्रेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ क्या है, सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। और भी बहुत सारी सावधानियां आप अपने दिमाग से इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे हमने कौन कौन सी पढ़ी, इनका उपयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, इनका उपयोग मान्यता प्राप्त, यानी जो पीड़कनाशी है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से ही खरीदना चाहिए। आगे पीड़कनाशी की एक्सपायरी डेट पर ध्यान देना चाहिए अपन को। नेक्स्ट क्या है, प्रयोग सुरक्षित, और प्रयोग करने से पहले खुद को सुरक्षित कर लेना चाहिए। खुद को सुरक्षित करने का मतलब है हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, मुंह पर मास्क होना चाहिए। और उसके बाद प्रयोग किसके द्वारा करना चाहिए, स्प्रेयर के द्वारा हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हुआ। पीड़कनाशी किसे कहते हैं वो भी हमने जान लिया। पीड़कनाशियों का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी हमने यहाँ क्लियर कर लिया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, जैव उर्वरक एवं खादों में अंतर लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, जैव उर्वरक एवं खादों में अंतर लिखिए। अब ये आपको कैसे लिखना है, तो आपको एक तो सारणी बनानी है। सारणी कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूं। आपको ऐसे करके डिवाइडेशन बनाना है, फिर आपको ऐसे करके 2 कॉलम बनाने हैं। ये आपकी सारणी बन गई। ठीक है, इस तरीके से आपको सारणी जनरेट करनी है। यहां आपको लिखना है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक, और यहां आपको लिखना है खाद। हम दोनों में क्या लिख रहे हैं, अंतर लिख रहे हैं। अब लिखना किस तरीके से है, देखो सबसे पहला पॉइंट हम यहां क्या लिखेंगे, ये कारखानों में, ये कहां बनते हैं, ये कारखानों में बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं, कारखानों में निर्मित होते हैं, कारखानों में निर्मित होते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक नंबर में इसमें ये प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ। ये प्राकृतिक पदार्थ है, ये कारखानों में निर्मित होते हैं। और ये कैसे पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, जो ये जैव उर्वरक होते हैं वो कैसे होते हैं, ये महंगे होते हैं, महंगे। और ये कैसे होते हैं, ये सस्ते होते हैं। उर्वरक कैसे होंगे, खाद सस्ते होंगे, ये सस्ते होते हैं। तीसरा हम क्या लिखेंगे, महंगे सस्ते हो गए। इसमें पोषक तत्व क्या होंगे, ज्यादा। पोषक तत्व इसमें क्या होते हैं, ज्यादा। और इसमें पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। पोषक तत्व यहां कम। यहां अगर मैं बात करूं, इनका जो प्रभाव है वो जल्दी समाप्त हो जाता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। और इनका जो प्रभाव है, इनका प्रभाव वो लगभग 2 या 3 वर्ष तक रहता है, 2 या 3 वर्ष तक रहता है। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये
तीव्र पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तीव्र प्रभाव डालते हैं, तीव्र प्रभाव डालते हैं, तीव्र प्रभाव डालते हैं, और ये अपना प्रभाव धीरे धीरे छोड़ते हैं। इनका जो प्रभाव है ये कैसे छोड़ेंगे, ये अपना प्रभाव धीरे धीरे छोड़ते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। यानी ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, और ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। 7वें नंबर पर आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो, उदाहरण। जैसे अब जैव उर्वरक में आप कोई से भी उदाहरण लिख दो, जैसे राइजोबियम है, नीलर शैवाल है, कोई से भी आप लिख दो। यहाँ आप क्या लिखोगे, जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये लिख दो। ये आपके अंतर हो गए। कौन कौन से अंतर एक बार दोबारा जान लेते हैं। पहला अंतर, जैव उर्वरक कारखानों में निर्मित होते हैं और ये प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरा अंतर, जैव उर्वरक महंगे होते हैं और खाद सस्ते होते हैं। तीसरा अंतर, इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और इनमें पोषक तत्व कम होते हैं। चौथा अंतर, इनका प्रभाव जल्दी समाप्त हो जाता है और इनका प्रभाव 2 या 3 वर्ष तक रहता है। चौथा अंतर, ये तीव्र प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है। छठवां अंतर, ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। सातवां अंतर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, जैसे एजोला, नीलर शैवाल, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम। यहाँ क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, गोबर खाद है, ये आपके इसमें आएंगे। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन क्या हुए कंप्लीट। आज के इस लेक्चर में हम केवल 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बाकी इंतजार कीजिए नए लेक्चर का, और नए लेक्चर में हम और भी 10 प्रश्नों के बारे में, बड़े बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।